मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी और अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, बल्कि एक मजबूरी का सौदा था जो मेरे माँ बाप ने मेरे गले में डाल दिया था। हर लड़की की इच्छा होती है कि वो ऐसे आदमी की पत्नी बने जिसकी ज़िंदगी में वो पहली औरत हो। लेकिन मेरी बदनसीबी ये थी कि मैं एक ऐसे आदमी की पत्नी बनी थी जो पहले से शादीशुदा था, जिसकी एक 10 साल की बेटी भी थी। उसकी पत्नी तो मर चुकी थी, लेकिन सौतेली बेटी तो थी ना। और ये एक ऐसा कांटा था जो मेरे सीने में चुभ सा गया था। जब ये रिश्ता मेरे लिए आया तो मैंने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन मेरी माँ कहने लगी, जिस उम्र में तुम पहुँच गई हो, तुम्हारे लिए कम उम्र लड़कों का रिश्ता नहीं आएगा। मैं ये सोच रही थी कि मेरा कसूर क्या था, बस यही कि मैं एक मामूली शक्ल सूरत की लड़की थी, या फिर मेरे बाप के पास देने के लिए ढेर सारा दहेज ना था जो मेरी इस कमी पर पर्दा डालता। मेरी उम्र इस समय 32 साल हो चुकी थी और मेरी माँ को लगा कि बस यही रिश्ता मेरा आखिरी रिश्ता है। अगर यहाँ मेरी शादी ना हुई तो मैं सारी ज़िंदगी कुंवारी अपने माँ बाप की दहलीज पर बैठी रहूँगी। इसलिए मुझ पर सख्ती करके कहा गया कि खबरदार, जो तुमने इस रिश्ते के लिए इनकार किया। और फिर दिल पर पत्थर रखकर अपने माँ बाप की मर्जी के आगे मैंने सर झुका दिया था। मैंने शादी तो कर ली थी, लेकिन दिल से अभी तक इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाई थी। और अब पिछले 2 घंटे से मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी, जिससे मुझे फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं थी। थोड़ी देर में मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला, मगर मेरा पति अंदर दाखिल अकेला नहीं हुआ था, बल्कि उसकी 10 साल की बेटी भी अंदर आई थी। जैसे हाव भाव मुझे देखकर बच्ची के चेहरे पर उभर आए थे, कुछ ऐसे ही ख्याल मैं भी अपने दिल में उसके लिए रख कर लाई थी। उसने बड़ी नागवारी और गुस्से से मुझे देखकर अपना रुख बदल लिया था। फिर अपने बाप का हाथ पकड़कर कहने लगी, पापा, क्या ये है मेरी नई मम्मी? प्रियांश ने हमें सर हिला दिया, कहने लगा, हाँ यही है तुम्हारी नई मम्मी, आओ तुम्हें मिलवाता हूँ। प्रियांश बच्ची को लेकर मेरे पास बैठकर कहने लगे, ये मेरी बेटी है तानिया, इसे अपनी ही बेटी समझना। मेरा मतलब है कि मेरी बच्ची मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। जितना तुम इसे खुश रखोगी उतना ही तुम इस घर में खुश रह सकती हो, वरना दूसरी सूरत में। शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझे मेरी असल औकात याद दिला दी थी कि मैं यहाँ पर उसकी बेटी की नौकरानी बनकर आई हूँ। अगर मैं उसे खुश रखूँ तो मैं इस घर में रह सकती हूँ, वरना मेरी इस घर से छुट्टी। मेरे दिल में उस दिन से बच्ची के लिए नफरत का बीज बो चुका था। वो बच्ची मुझे देखकर इस तरह अपनी नाक भौं चढ़ा रही थी जैसे कि वो मेरी मालकिन हो और मैं उसकी नौकरानी हूँ। मुझे उस लड़की के सामने अपनी बेइज्जती सी महसूस होने लगी। वो लड़की कहने लगी, पापा, आज मैं नई मम्मी के साथ सोऊंगी। मैं तो पहले से ही प्रियांश के शब्द सुनकर तपी बैठी थी। मैंने एक शब्द भी उसे नहीं कहा और उठकर खड़ी हो गई। मैं सीधी अपनी अलमारी के पास गई, वहाँ से अपना एक सादा सा सूट निकाला और वॉशरूम में चली गई। अपनी इतनी इंसल्ट को मैं कैसे सह सकती थी? क्या मैं इतनी गिरी पड़ी लड़की थी कि जिससे वो आदमी यूँ बात करता? जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो प्रियांश मुझे बड़ी बुरी तरह से घूर रहे थे। मुझे सादा से कपड़ों में देखकर वो गुस्से से लाल पीले हुए थे, और ये देखकर मेरे अंदर लगी आग पर थोड़ी सी ओस की बूंदें पड़ गई थीं। मैं उन औरतों में से हरगिज नहीं थी जो मर्द के हर जुल्मों सितम को खामोशी से सहन कर लेती हैं और सब्र का लबादा ओढ़ कर इंतजार करती रहें कि कब उनके पति के दिल में उनकी जगह बनेगी। मैंने बस एक सरसरी सी नज़र उन दोनों बाप बेटी पर डाली और बेड की दूसरी तरफ जाकर लेट गई। मेरे पति प्रियांश को शायद मेरी इस बेरुखी की उम्मीद नहीं थी। वो अपनी बेटी तानिया से कहने लगे, तानिया, आज पापा तुम्हारे साथ सोएंगे। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। वो मुझे क्या जताना चाहते थे कि इस रात वो मेरे कमरे में नहीं आएंगे, अपनी बेटी के पास सो जाएंगे, तो मैं ये समझूंगी कि उसकी बेटी की अहमियत उसकी नज़र में बहुत ज़्यादा है और मेरी कुछ भी नहीं। अगर उस आदमी को मेरी परवाह नहीं तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं? मैंने अपने कमरे का लैंप ऑफ किया और आराम से सो गई। अभी मुझे नींद आ ही पाई थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा जोर से खुल के बंद हुआ था। मेरी आँख खुल गई। कमरे की सारी लाइट्स जल गई थीं। प्रियांश बड़े गुस्से से कमरे में दाखिल हुए थे। मेरे पास आकर कहने लगे, उठकर बैठो जरा। उनके इतने सख्त शब्दों पर मैं थोड़ा सा घबराई थी। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा, जी बोलिए। अगले ही पल उन्होंने हाथ से मेरा मुंह पकड़ लिया और कहने लगे, जो हरकत तुमने आज मेरी बेटी के सामने की है ना, आइंदा ऐसा करने का सोचना भी मत। क्या था अगर तुम मुझसे प्यार से बात कर लेती? मैंने बुरी तरह से उनका हाथ पीछे झटका था। मैंने कहा, मेरे साथ बदतमीजी से बात ना करें। मेरी आपके साथ शादी हुई है, ना कि आपने मुझे खरीद लिया है। आप मुझे सम्मान के साथ पत्नी बनाकर इस घर में लाए हैं, तो सम्मान के साथ रखें। मुझे इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं कि आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी समझूं, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि छोटी सी बच्ची के सामने आपने मुझे दो कौड़ी का करके रख दिया? उसके सामने ये जताया कि मेरी कोई अहमियत ही नहीं है आपके सामने।
अगर मेरी इज्जत आप नहीं करेंगे तो कल को वो मुझे कैसे माँ समझेगी, मुझे कैसे इज्जत देगी। यही बात अगर आप मुझसे अकेले में कहते तो मुझे इतनी बुरी न लगती। जिन शब्दों में प्रियांश ने मुझसे बात की थी, मैंने भी वही शब्द अपनाए थे। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे के हाव भाव बदलने शुरू हुए थे। फिर वो मेरे पास आकर बैठे और कहने लगे, आई एम सॉरी, बस मुझे ये चिंता थी कि कहीं तुम मेरी बेटी के साथ सौतेला वाला व्यवहार न करो, इसीलिए तुम्हें याद करवाना चाहता था कि मेरी बेटी से प्यार करना वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। इस बार प्रियांश के शब्द कुछ नरम थे। मैंने कहा, आपको मुझसे कोई भी शिकायत नहीं होगी, लेकिन आप ये बातें मुझसे अकेले में ही क्या करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप तानिया के सामने मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो वो कभी भी मुझे माँ नहीं समझेगी। मेरी बात सुनकर प्रियांश ने हाँ में सिर हिला दिया। कहने लगे, हाँ ये मेरी गलती है, आगे से तुम्हें भी मुझसे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। फिर प्रियांश बताने लगे कि तानिया की माँ से उनकी अरेंज मैरिज थी, लेकिन शादी के बाद दोनों में बहुत प्यार था, बहुत ही प्यार से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। और जब तानिया 9 साल की थी कि तानिया की माँ चल बसी। तानिया को एक माँ का प्यार मिल सके इसीलिए उन्होंने ये शादी की है। प्रियांश का व्यवहार मेरे साथ अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। मैं भी सोच चुकी थी कि चलो 10 साल की बच्ची ही तो है, थोड़ी सी प्यार, थोड़ी सी तवज्जो और ध्यान दूंगी तो वो खुद ब खुद मुझसे घुल मिल जाएगी और मुझे माँ समझने लगेगी। और फिर तानिया थी भी तो कितनी प्यारी सी। मेरे दिल में जो तानिया के लिए नफरत थी वो अब कम होने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि अपने प्यार से मैं उसे अपना बना लूँगी। प्रियांश ने मुंह दिखाई में मुझे सोने की चैन पहनाई थी और फिर एक झटके से प्रियांश ने मुझे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। मैंने भी अपनी नई ज़िंदगी का सफ़र प्रियांश की संगत में शुरू किया। लेकिन तानिया के बारे में जो मैंने सोचा था कि बहुत ही प्यारी और मासूम सी है, ऐसा नहीं था। वो लड़की बहुत होशियार थी। 10 साल की उम्र की लड़की के बारे में मैं इन बातों का गुमान भी नहीं कर सकती थी जो वो करती थी। खैर सुबह हुई तो मैं उठकर किचन में आ गई, क्योंकि मैं जानती थी कि घर संभालने वाला कोई नहीं है, इसलिए शादीशुदा नई दुल्हनों वाले नखरे मैंने नहीं किए थे। मैंने प्रियांश के लिए नाश्ता बनाया और अपने लिए और तानिया के लिए भी अंडा ब्रेड ही बना लिया। नाश्ता टेबल पर लगाया तो प्रियांश मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आए थे। मुझे यूँ टेबल पर नाश्ता लगाते देखकर और भी ज़्यादा खुश हो गए और मुझे अपने साथ लगाते हुए खुशदिली से कहने लगे, थैंक यू सो मच, इतनी जल्दी मेरा घर संभालने के लिए। प्रियांश के इतने से ही प्यार से मैं पिघल गई थी। मुझे ज़िंदगी में चाहिए क्या था, बस अपने पति का साथ और प्यार। इतनी देर में तानिया भी कमरे से बाहर आ गई थी। नाश्ता देखकर कहने लगी, पापा आज मुझे अंडा ब्रेड नहीं खाना, मम्मी से कहें मुझे पराठा और ऑमलेट बनाकर दें। मैंने अभी तो नाश्ता बनाया था और मैं अभी नाश्ता करने जा ही रही थी कि तब तक तानिया की नई फरमाइश ने मुझे परेशान किया था। मैंने कहा, तानिया बेटा आज अंडा ब्रेड ही खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए पराठा बना दूंगी, अभी ये अंडा कौन खाएगा। मैंने बड़ा नरम और मीठा रवैया इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये मेरा पहला दिन था और मैं तानिया के दिल में अपने लिए कोई नफरत या गलतफहमी नहीं डालना चाहती थी। लेकिन उसने मुझे गुस्से से देखा और कहने लगी, मैंने कहा ना मैं ये नहीं खाऊंगी। ये कहते ही उसने प्लेट पकड़ी और ज़मीन पर पटक दी और ये देखकर तो मैं दंग सी रह गई थी। वो इतनी सी बच्ची इतनी बदतमीज थी और उससे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे प्रियांश पर आया, जो उसकी इस बदतमीजी पर बिल्कुल खामोश बैठे थे, बल्कि मुझे ही कहने लगे, यार तुम इसे बना दो जो खाना चाहती है। प्रियांश के सामने मैं कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए ज़मीन से प्लेट उठाई, अंडा उठाया और सफाई करके किचन में आ गई। मैंने पराठा ऑमलेट बनाकर उसके सामने रख दिया। अभी मैं नाश्ता करने ही बैठी थी कि जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में लिया तो सी सी करने लगी। कहने लगी, सो स्पाइसी पापा, ओफ इसमें बहुत तेज मिर्च है। ये कहकर उसने अपने सामने रखे जग से पानी पिया। प्रियांश मुझे घूरने लगे। कहने लगे, तुमने कितनी मिर्ची डाल दी है, तुम्हें पता नहीं था कि तुम एक छोटी बच्ची के लिए ऑमलेट बना रही हो, इतनी सारी मिर्ची डालने की क्या ज़रूरत थी। मैंने एक निवाला पराठे का तोड़ा और उसमें ऑमलेट डालकर प्रियांश के मुंह में डाल दिया। मैंने कहा, खुद चक्कर देख लें कि कितनी मिर्च है। प्रियांश ने खाया तो बिल्कुल नॉर्मल था। फिर उन्होंने अपनी बेटी को घूर के देखा और कहने लगे, तानिया ऑमलेट बिल्कुल ठीक बना है, अब चुपचाप खाओ, समझी। मैं उस 10 साल की बच्ची की चालाकी को फ़ौरन समझ गई थी। मैं जानती थी उसे मुझे देखकर तकलीफ़ हो रही है, इसीलिए वो मेरे बनाए हुए ऑमलेट में कमी ज़रूर निकालेगी। तानिया ने बेदिली से नाश्ता किया और उठकर चली गई। जैसे जैसे समय गुजरने लगा था, तानिया की हरकतें मेरे लिए अब बर्दाश्त करने से बाहर हो रही थीं। मैं पूरा दिन किचन में काम कर करके थक जाती थी और जब अपने कमरे में लेटने जाती तो वो मेरे बनाए हुए खानों में नमक मिर्च ज़्यादा कर देती थी। और जब शाम को प्रियांश खाना खाते तो मुझे डांटते कि तुम्हें खाना भी बनाना नहीं आता, जिस पर तानिया और आग लगाने का काम करती। तानिया अपने पापा से कहती, पापा मुझे तो लगता है मम्मी जानबूझकर स्पाइस तेज करती हैं ताकि उन्हें खाना न बनाना पड़े।
इस तरह के शब्द प्रियांश को और भी गुस्सा दिला देते थे। अगले दिन मैंने ये तरीका अपनाया कि खाने में नमक मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाला, और जब रात को प्रियांश ने खाना खाया तो कहने लगे, आज तो नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है। ये देखकर तानिया जरूर परेशान हुई थी। मैंने कहा, इसलिए कि आज मैंने खाने में नमक और मिर्च बिल्कुल डाला ही नहीं है। प्रियांश का निवाला हाथ में ही रह गया। वो मुझे हैरत से देखने लगे। मैंने कहा, मुझे लगता है घर में कोई भूत है जो खुद ब खुद खाने में नमक मिर्च डाल देता है। हालांकि आज के खाने में मैंने कुछ भी नहीं डाला, और देखें, खाने में नमक मिर्च पहले से मौजूद है। मैं रोजाना खाना बिल्कुल ठीक बनाती हूँ, लेकिन शायद कोई भूत की बच्ची है जिसे न जाने मुझसे क्या बैर है कि मेरे खाने में नमक मिर्च तेज कर देती है। फिर मैंने प्रियांश से कहा कि ऐसा करें, किसी बाबा को बुलाकर घर का इलाज करवाएं, वरना रोजाना आप मुझे ही बुरा भला कहते रहेंगे। ये सुनकर तानिया उठकर फौरन से चली गई। प्रियांश भी शायद समझ गए थे कि तानिया की शरारत है, इसलिए मुझे शर्मिंदगी से नजरें चुराने लगे। कहने लगे कि शायद तानिया ने ही शरारत की होगी, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा, आगे से वो ऐसा नहीं करेगी। प्रियांश नजर चुराते हुए मुझसे कहने लगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, छोटी ही तो है। प्रियांश के सामने मैं अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, जो कुछ तानिया ने मेरे साथ किया, मेरे होश उड़ चुके थे। ये एक ऐसा हादसा था कि तानिया के लिए मेरे दिल में नफरत बहुत गहरी हो चुकी थी। इतनी गहरी कि अगर वो मर जाती तो उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। यह भगवान मुझे खून माफ़ कर देता तो मैं तानिया का गला दबाकर उसकी जान ले लेती। उसने मेरी ज़िंदगी में अंधेरा भर दिया था। उस दिन मैं किचन के सारे काम निपटाकर जब कमरे में आई, थोड़ी देर बाद तानिया और प्रियांश मेरे कमरे में आए थे। तानिया की आंखें भीगी हुई थीं, शायद वो रोई हुई थी। प्रियांश भी जरा चुपचाप और थोड़े गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने तानिया से कहा कि माफ़ी मांगो अपनी माँ से, और वादा करो कि आइंदा तुम कोई भी ऐसी शरारत नहीं करोगी। वो धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आई थी, लेकिन उसने नज़रें झुकाई हुई थीं। एक बार भी नज़र उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो दिल से मुझसे माफ़ी नहीं मांगने आई थी, बस अपने पापा के मजबूर करने पर आई थी। मुझसे कहने लगी, आई एम सॉरी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। मैंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन देखो ना, मैं पूरा दिन किचन के सारे काम करते करते थक जाती हूँ। तुम्हारे पापा भी सुबह का नाश्ता करके रात को भूखे ही घर आते हैं, और खाने में अगर उनको इतनी तेज़ नमक मिर्च वाली सब्जी मिलेगी तो वो ठीक से खा भी नहीं पाएंगे और उनकी सेहत ख़राब हो जाएगी। और फिर देखो, तुम्हारे पापा की ही सेहत ख़राब होगी ना, तो ऐसा करके तुम अपने पापा का ही नुकसान करती हो, उन्हें परेशान करती हो। हाँ, अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है, कोई नाराज़गी है, गुस्सा है, तो तुम साफ कह दिया करो। ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? मैंने भी बड़े मीठे अंदाज में उसे तंज किया था। उस समय मेरा दिल बहुत शांत था, क्योंकि प्रियांश ने मुझे समझा था और तानिया ने जो गलती की थी, तानिया को उस बात का एहसास दिलाया था। प्रियांश ने तानिया से कहा, देखो तानिया, कितनी अच्छी है तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा कितना एहसास करती है। ये सुनकर तानिया कमरे से बाहर चली गई। मैंने कहा, प्रियांश, आपको क्या ज़रूरत थी बच्ची से ये सब करवाने की? कोई बात नहीं, आप खुद ही उसे समझा देते। मुझे भी बस प्रियांश की नज़रों में अच्छा बनना था। पूरा दिन अगर तानिया मुझसे बात नहीं करती तो मैं भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। हाँ, शादी के कुछ दिन तक मैं तानिया से बात करने की कोशिश करती रही थी, लेकिन वो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी, उल्टा मेरे साथ बदतमीजी करती थी। मैंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। जब उसके पापा चले जाते तो मैं उसे बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाती थी। वो स्कूल जाती और स्कूल से आने के बाद खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती थी। कुछ दिन बाद ही मैं डॉक्टर से चेकअप करवाने गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ढीली ढीली सी रहने लगी थी। कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। तो डॉक्टर ने मुझे प्रेग्नेंट होने की खबर सुना दी थी, और ये सुनकर तो मैं बेहद खुश हुई थी, और मुझसे ज़्यादा खुश तो प्रियांश हुए थे। प्रियांश अब मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे। काम के लिए एक कामवाली भी रख ली थी। मुझे खाने पीने के लिए हमेशा ही समझाते रहते कि खाने पीने का ध्यान रखा करो, तुम्हारे अंदर कमजोरी नहीं आनी चाहिए। ऑफिस में भी होते तो कई बार मुझे घर पर फ़ोन करते, बार बार मेरी तबीयत का पूछते। कभी जूस पीने को कहते, कभी फ्रूट खाने को कहते, और कभी कहते कि खाना टाइम से खाया है या नहीं। कभी मेरी तबीयत का पूछते कि कैसी तबीयत है। अभी तक इस बात की खबर तानिया को नहीं हुई थी। जब भी वो प्रियांश को मेरे आगे पीछे घूमते देखती, मेरा ख्याल रखते देखती, तो उससे बर्दाश्त नहीं होता था। वो फ़ौरन से ज़ोर ज़ोर से रोने लगती, पापा पापा पुकारने लगती। प्रियांश जब उसके पास जाते तो वो कहने लगती, मुझे डर लगता है पापा, आप मेरे पास बैठें। मैं जानती थी कि उसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि प्रियांश मुझे अहमियत दे रहे थे, मेरा ध्यान रख रहे थे। थोड़ा समय आगे को गुजरा। मेरी प्रेगनेंसी के अब 5-6 महीने हो चुके थे। अब मेरा शरीर बाहर को उभरने लगा था।
तो शायद तानिया को थोड़ा सा शक हुआ था। फिर एक बार प्रियांश ने कह भी दिया कि बहुत जल्द तुम्हारा कोई बहन या भाई आने वाला है। ये सुनना था कि तानिया की रंगत सफ़ेद पड़ गई थी। वो जोर जोर से रोने लगी। वो प्रियांश के साथ लग गई और कहने लगी, नहीं पापा, मुझे कोई बहन भाई नहीं चाहिए, मैं अकेली ही ठीक हूँ। प्रियांश कहने लगे, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तनु, तुम्हारा कोई छोटा बहन भाई आएगा तो तुम्हारा भी दिल लग जाएगा, तुम उसके साथ खूब खेलना। प्रियांश उसे बहलाने लगे, लेकिन वो तो जुनूनी सी हो गई थी। कहने लगी, नहीं, मैंने कह दिया ना, मुझे कोई बहन भाई नहीं चाहिए। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब मुझे छत से तानिया के चीखने की आवाज़ें आने लगीं। मैं एकदम से घबरा कर रह गई थी। मैं मानती हूँ मैंने कभी उसे माँ जैसी मोहब्बत नहीं दी थी, लेकिन फिर भी मैं इतनी पत्थर दिल नहीं थी। मेरा दिल एकदम से घबरा गया था। मुझे लगा शायद तानिया कहीं से गिर गई है, उसे चोट लग गई है। मैं बदहवासी से भागती हुई सीढ़ियों के पास तक पहुंची थी। हालांकि डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने के लिए मना कर रखा था, लेकिन फिर भी मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत का कारण बन जाएगा। जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंची थी, अभी मैं आखिरी ही सीढ़ी पर थी कि तानिया सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं देखकर हैरान हुई। मुझे गुस्सा भी आने लगा। मैंने कहा कि तुमने जानबूझकर चीखा था। वो कहने लगी, हाँ, मैं जानबूझकर चीख रही थी ताकि आप ऊपर आएं। और फिर उसने मुझसे कहा कि मैं अपने अलावा यहाँ पर किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहकर उसने मुझे सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया था। एकदम से मुझे धक्का दे दिया। मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मेरी चीख निकल गई थी। मैं लुढ़कती हुई बिल्कुल नीचे जाकर गिरी थी। मेरे सर से खून बहने लगा था और मेरे पेट में भी तेज दर्द होने लगा था। मैं दर्द के मारे चीखने लगी थी और वो सीढ़ियों से उतरकर आराम से मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट चमक रही थी। कहने लगी, मेरे अलावा मेरे बाप की कोई दूसरी औलाद नहीं हो सकती। ये सुनकर उस वक्त मेरा दिल तानिया के लिए नफरत से भर गया था। वो इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती थी? वो अभी सिर्फ 10-11 साल की थी और इतनी ही कम उम्र में वो इतनी शातिराना कैसे हो सकती थी? वो मेरे बच्चे को मार डालना चाहती थी, मेरी औलाद को ख़त्म करना चाहती थी। उसी समय मेरे घर का दरवाज़ा खटकने लगा था। मेरे चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर पड़ोस की एक औरत हमारे घर आ गई थी। दरवाज़ा तानिया ने ही खोला था और उस औरत के सामने जानबूझकर जोर जोर से रोने लगी। कहने लगी, मम्मी सीढ़ियों से नीचे गिर गई हैं, देखे ना आंटी, उन्हें क्या हुआ है। वो मासूम बन रही थी, जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। वो पड़ोसन जल्दी से मेरे पास आई। मेरी हालत देखकर वो घबरा गई थी। उसने मुझे उठाकर सीधा किया। मेरा बहता हुआ खून देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। दर्द की वजह से मैं चीख रही थी। उसने जल्दी से अपने ड्राइवर को फ़ोन किया। उसने गाड़ी निकाली और पड़ोसन मुझे अस्पताल ले गई। और वही हुआ जिस बात का डर था। मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मर चुका था। मैं उस दिन बहुत रोई थी। प्रियांश की भी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। फिर भी वो मुझे तसल्ली दे रहे थे। कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम क्यों परेशान होती हो, बच्चा फिर से हो जाएगा। मैं जानती थी अगर उन्हें मैं सच बताऊंगी तो भी वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि तानिया ऐसी हरकत भी कर सकती है। इसीलिए मैंने प्रियांश को कुछ भी नहीं बताया था। बस यही कहा कि तानिया की चीख पर मैं ऊपर गई थी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिर गई। लेकिन मेरे दिल में अब तानिया के लिए नफरत और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। पहले भले ही मुझे तानिया से प्यार नहीं था, लेकिन नफरत भी नहीं थी। मुझे कोई परवाह नहीं होती थी कि वो मेरे बारे में क्या ख्याल रखती है, लेकिन अब मेरे दिल में तानिया के लिए नफरत के जज्बात भर चुके थे। जैसे ही मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई, प्रियांश मुझसे कहने लगे कि मुझे 2-3 दिन के लिए दूसरे शहर जाना है, तुम अपना और तानिया का ध्यान रखना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरे सर पर हाथ फेर कर मेरा ख्याल रखने का कहकर दूसरे शहर जा चुके थे, लेकिन मेरे दिल में तो तानिया के लिए नफरत भरी पड़ी थी। उसने साफ मुझसे कहा था कि अपने अलावा किसी बच्चे को वो बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने मेरे बच्चे को मार डाला था, एक छोटे से बच्चे को जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था। मुझे अपना बच्चा याद आने लगा। जब मैं डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड कराने गई थी तो मैंने अपने बच्चे के दिल की धड़कन को महसूस किया था। उस वक्त मेरे दिल में जो ममता की लहर उठी थी और जो खुशी मेरे अंदर आई थी उसे मैं बता नहीं सकती। लेकिन मेरी खुशी तानिया के शैतानी काम ने मिट्टी में मिला दी थी। वो 11 साल की होकर इतनी पत्थर दिल थी, तो फिर मैं उस पर कैसे दया कर सकती थी। जैसे ही रात हुई मैं अपने कमरे में लेटी तानिया के बारे में ही सोच रही थी। बार बार मुझे अपने बच्चे की, छोटे से बच्चे के मर जाने का ख्याल आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं तानिया के कमरे का दरवाज़ा खटखटाऊं और उसका गला घोंट कर उसे मार डालूं। फिर मेरा अंजाम चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये तो उसके लिए बहुत ही आसान मौत होगी।
जिस तकलीफ से इस समय मैं गुजर रही हूँ, मैं भी उसे वैसे ही तड़पा तड़पा कर सजा देना चाहती थी। मैंने अपने आंसू साफ किए और उठकर बैठ गई। मैंने घड़ी की तरफ नज़र डाली तो उस समय रात के 11 बज रहे थे। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर आई। तानिया के कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने उसके दरवाजे का हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा लॉक नहीं था, इसलिए खुल गया। वो अपने बेड पर लेटी कोई किताब पढ़ रही थी। मुझे देखकर पहले तो हैरान हुई, फिर कहने लगी, आप मेरे कमरे में क्या करने आई हैं? मैं धीरे से चलती हुई उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, आज तो तुम बहुत खुश होगी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। मैं रोने लगी। मैंने कहा, जब तुमने ये सुना कि मेरी कोई औलाद होने वाली है, मेरा अपना कोई बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, तो तुम उस दिन बहुत रो रही थीं। मेरी बात पर वो खामोशी से नज़रें चुरा गई। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने एक छोटे से मासूम से बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दिया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं, पत्थर है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था तानिया? क्या मैं तुम्हारे बाप की ज़िंदगी में खुद आई थी? क्या तुम्हारी माँ को मैंने मारा था? मैंने क्या गलत किया था तुम्हारे साथ, जिसका बदला तुमने मेरे छोटे से बच्चे के साथ लिया? मेरी बात सुनकर वो खामोश थी। मैंने उसे बाजू से पकड़ा और खींच कर खड़ा कर दिया। वो कहने लगी, मेरा हाथ छोड़ो वरना मैंने उसे घूर कर देखा और कहा, खामोश हो जाओ। तुम्हारा बाप इस समय घर पर नहीं है कि तुम्हें बचाने आएगा। तुमने जो कुछ मेरे बच्चे के साथ किया है, मैं भी वही तुम्हारे साथ करूंगी। तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। मेरी बात सुनकर उसका रंग सफ़ेद पड़ गया था। मैं उसे घसीट कर कमरे से बाहर ले आई। वो अपने आप को मुझसे छुड़ा रही थी। मैंने उसे खींचकर एक स्टोर रूम में बंद कर दिया और बाहर से दरवाज़ा भी लॉक कर दिया। वो दरवाज़ा पीटने लगी, कहने लगी, दरवाज़ा खोलो, तुमने मुझे क्यों स्टोर रूम में बंद किया है? मुझे यहाँ डर लग रहा है। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई और अपने कमरे का दरवाज़ा भी मैंने बंद कर लिया। काफ़ी देर तक मुझे दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ें आती रहीं, चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन फिर खामोशी छा गई थी। मैंने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बार बार मेरा ध्यान तानिया की तरफ जा रहा था। मैंने उसे स्टोर रूम में बंद तो कर दिया था, लेकिन मेरा दिल अंदर से बहुत बेचैन था। जब मुझे किसी भी तरह नींद नहीं आई तो मैंने नींद की गोलियां खाई और सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तब भी स्टोर रूम का दरवाज़ा बज रहा था। वो कह रही थी, मुझे बहुत प्यास लगी है, भगवान के लिए मुझे पानी दे दो। मेरा दिल चाहा कि दरवाज़ा खोल दूं और उसे पानी भी दे दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर था। मैंने लापरवाही से उसकी आवाज़ों को नज़रअंदाज किया और किचन में आकर अपने लिए नाश्ता बनाने लगी और नाश्ता करने लगी। वो रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, कहती रही, मुझे भूख लगी है, मैं मर जाऊंगी। मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मुझे बार बार वो मंजर आंखों में घूम रहा था कि किस बेदर्दी से उसने मुझे सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था और उसने मेरे बारे में नहीं सोचा था। जब उसने मेरे बारे में और मेरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा तो क्यों मैं उसके बारे में सोचती। मैं उसकी सिसकियां सुनती रही, लेकिन रात तक मुझे उसकी कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी और मेरा दिल अब और भी ज़्यादा बेचैन सा होने लगा था। मेरे दिल में अब ये भी डर पैदा होने लगा कि वो सच में मर न जाए। बेशक उसका दिल इतना सख्त था, लेकिन मेरा नहीं था। रात को जब मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो बेजान शरीर के साथ लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने जल्दी से किचन में गई, पानी लिया, उसे पानी पिलाया। वो उठकर बैठ गई थी। फिर मैं उसे अपने साथ लगाए बाहर हॉल में ले आई, वहाँ सोफे पर बिठाया। मैं काफ़ी देर तक उसका सर सहलाती रही। फिर मैंने उसे खाना खिलाया। मैंने कहा, मेरा मकसद तुम्हें जान से मारना हरगिज नहीं था। वो अब और भी तेज़ी से रोने लगी। अब वो मेरे हाथ से चुपचाप खाना भी खा रही थी। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैंने कहा, तानिया, तुमने कभी मुझे माँ समझा ही नहीं, वरना मैं तुम्हें माँ बनकर बिल्कुल अपनी बेटियों जैसा रखती। लेकिन तुमने अपने दिल में ऐसी मोहब्बत मेरे लिए रखी ही नहीं, इसीलिए मैं भी पीछे हट गई। मैंने कहा, तुमने मुझे सीढ़ियों से गिराकर मेरे बच्चे को मार डाला, लेकिन मैं तुम्हें मार न सकी। शायद मेरा दिल ऐसा नहीं है कि किसी की जान ले सके। ये कहते हुए मेरी सिसकियाँ और भी तेज हुई थीं। पहली बार उसने अपने कांपते हाथ मेरे सामने जोड़े थे। कहने लगी, मुझे माफ़ कर दें, मैं आगे से कभी आपके साथ कोई भी गलत हरकत नहीं करूँगी। मुझे लगा पापा को आप मुझसे छीन लेंगी। ये कहते हुए वो और भी तेज़ रोने लगी थी और मेरे गले लग गई। कहने लगी, मम्मी, मुझे माफ़ कर दें। शायद औरत का दिल इतना सख्त नहीं होता। मैंने उसे सीने से लगा लिया और तेज़ी से भींच लिया और अपना दिल उसकी तरफ से साफ कर लिया, क्योंकि मैं अपने अंदर एक ममता का दिल तो रखती ही थी। अगले दिन जब प्रियांश घर आए तो हम माँ बेटी की इतनी मोहब्बत देखकर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने और तानिया ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था, बल्कि तानिया तो अब मुझसे दूर ही नहीं रहती थी। उसके दिल में शायद मेरे लिए अब सच्ची मोहब्बत भर गई थी। मैं भी तानिया को अपनी बेटी की तरह समझने लगी थी। प्रियांश बहुत खुश थे। प्रियांश ने हम दोनों माँ बेटी को अपनी आगोश में समेट लिया।
अगले साल मैंने एक चाँद से बेटे को जन्म दिया था और ये देखकर तो तानिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो छोटे से बच्चे के साथ खूब बातें कर रही थी, उसे अपना भाई बता रही थी। प्रियांश की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। मेरा परिवार पूरा हो गया था। एक प्यारी सी बेटी, एक चाँद सा बेटा, मुझे और क्या चाहिए था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को लेकर अपनी राय ज़रूर देना दोस्तों, जिससे कि हमें पता लगे कि आपको हमारी कहानी पसंद आती है या नहीं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी में।